मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टेस्ट 17 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक कर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और उसे करने का प्रयास करेंगे। जब स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखे तो आप भी उसे करें और साथ ही साथ हम भी करते हैं। लास्ट में चेक करिएगा कि हमने जो प्रोसेस लगाए या हमने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एक बस पहले स्टॉप से शुरू होती है तो चढ़ने वाले यात्री में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:1 है। मतलब मैन और वीमेन का जो रेशियो है, मैन और वीमेन का जो रेशियो है वो भैया क्या है 3:1 है। 3:1 क्या है 1 है। अब क्या होता है आगे बढ़ते हैं। अगले स्टॉप पर जब बस रुकती है, नेक्स्ट स्टॉप पर बस क्या होती है रुक जाती है, तो होता क्या है कि 16 यात्री उतर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा 16 यात्री उतरते हैं और 6 महिला क्या करती है चढ़ती है। 16 यात्री उतरने का मतलब कि मैन भी उतरे और वीमेन भी उतरे, मतलब पुरुष भी उतरे और महिला भी उतरी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उतरे कितने टोटल 16 उतरे, तो इसमें मैन और वीमेन दोनों ना उतरे होंगे, मैन और वीमेन दोनों उतरे होंगे। तो कितने उतरे भाई, तो 3 1 4, ये 4 यूनिट है। तो आप हमको बताइए अगर 4 यूनिट का वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 4। तो रेशियो तो 3:1 था, तो चढ़ती आई 12, मतलब आदमी कितने उतरे 12 और औरत कितना 4। ये नीचे उतर गए, ये बस से नीचे उतर गए। अब चढ़े कितने, तो चढ़े 6 औरत ऊपर चढ़ी है। 6 औरत जो है वो सेकेंड स्टेप में माने सेकेंड स्टॉपेज पर ऊपर बस में चढ़ी है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपकी सहूलियत के लिए हम इसे x मान लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। हमने मान लिया कि 3x मैन थे और x क्या है औरत है। सेकेंड स्टॉप पर क्या हुआ, क्योंकि 16 यात्री उतरे तो उसमें मैन कितने उतरे, तो मैन उतरे 12 और वीमेन कितने उतरे 4। क्लियर है। अब हुआ क्या कि सेकेंड स्टॉप पर 6 औरत जो है वो इस पर चढ़ गई, बस पर चढ़ गई। तो अब हुआ क्या, रेशियो जो न्यू रेशियो बना, क्वेश्चन में कह रहा है कि चढ़ने पर पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात जो होता है वो 2:1 हो जाता है। मतलब पुरुष हो जाते हैं 2 और औरत हो जाती है 1। बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x माइनस क्या हो जाएगा 12। अब देखिए -4 + 6 + 2 हो जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाएगा आपका 4। अब 3x में से 2x गया, ये x हो गया और ये 4 + 12 आपका क्या हो जाएगा 16। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 16। आपसे पूछा गया कुल यात्रियों की संख्या, कि बताइए पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी। तो पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्रियों की संख्या कितनी थी, 3 और 1 4, मतलब 4x था। तो यहां से आप गुना कर लेंगे 4 × 16, तो टोटल यात्रियों की संख्या कितनी है भैया 64 टोटल यात्रियों की संख्या है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप जल्दी से इसे नोट करें, हम साइड में जाते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर इसको मिटाते हैं। फटाफट आप नोट कर ले जल्दी से, जितना जल्द हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। 2 नंबर क्वेश्चन अब देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी और सी की कुल आय जो है वो 444 रुपया है। मतलब ए बी सी का इनकम जो है वो 444 रुपया है। अगर ये तीनों क्रमशः अपने आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं तथा उनके बचत का अनुपात जो है वो 7:6:9 है, तो बी की आय आप बताइए क्या होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा आराम से। देखिए यहाँ 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए है, बी है और कौन है, सी है। इसका रेशियो किसका दिया है, तो रेशियो दिया हुआ है बचत का। रेशियो दिया है किसका, बचत का। तो बचत का रेशियो क्या है, तो ये 7 है, ये 6 है और ये क्या है 9 है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि ये खर्च कितना कर रहे हैं, तो ए जो है अपने आय का खर्च कर रहा है कितना 80%, बी जो है वो कितना खर्च कर रहा है
85%, और सी जो है वो कितना खर्च कर रहा है 75%। मेरे भाई ध्यान देना, ये रेशियो जो है वो खर्च का रेशियो है, ये रेशियो किसका है, खर्च का रेशियो है। आपको रेशियो निकालना किसका है, आय का रेशियो निकालना है। क्यों, क्योंकि टोटल इनकम आपको दे रखा है 444 रुपया, इन तीनों का टोटल इनकम क्या दे रखा है 444 रुपया। तो गौर करिएगा, अगर ये बचत है तो इस बचत का कंपैरिजन हम बचत से करेंगे। तो अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है 20%, तो इसका कंपैरिजन हम 20 से करेंगे और गुणे अगर 100 कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम निकल जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर के खर्च और बचत मिलके कितना हुआ 100। अब देखिए 85 अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 15 बचा रहा है। तो भैया इस 6 का कंपैरिजन हम 15 से करेंगे और गुने 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। अब ये 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 25, तो 9 का कंपैरिजन हम किससे कर देंगे 25 से, और गुने यदि 100 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। अब बस इस रेशियो को ब्रेक करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 20 से कितने बार में चला गया 5 बार में, अब ये 5 से कितने बार में चला गया 3 बार में, और 3 से इसे 5 बार में कैंसिल करिए, 3 से ये 5 बार में, 3 से ये 2 बार में, 5 से कितना बार में चला गया 20 बार में, 25 से कितना बार में चला गया 4 बार में। तो ये 9 का 36 हो गया, ये 20 दूनी 40 हो गया, और ये 7 5 35 हो गया। तो टोटल आय आपका इतना आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 30 और 30 60, 60 40 100, और 5 और 6 11, 111 111। तो इसका कंपैरिजन हम 111 से कर देंगे, क्योंकि टोटल मेरा आय जो है वो 444 है, लेकिन रेशियो में टोटल कितना है 111 है। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, बी का, तो बी का वैल्यू कितना है 40, 40 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गया 4 बार में, आंसर आपका आ जाएगा 160। तो बी का जो आय होगा वो आपका 160 होगा। तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट फास्ट इसे नोट करें आपसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने से बेहतर है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे ना तो फिर क्या होगा कि जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस हैं हर सेट में, तो 15 क्वेश्चन फटाफट हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने पास रखे हुए आम में से आधे से एक अधिक आम वह पहले ग्राहक को बेचता है। जितना भी आम था उसका आधा आम दिया और एक और आम उसको दिया, किस ग्राहक को, पहले ग्राहक को। इसके बाद वह शेष आम, जो आम बच गए, उसका 1/3 से एक अधिक आम वो क्या करता है, दूसरे ग्राहक को दे देता है। ठीक है, फिर वह शेष आम की 1/4 से एक अधिक आम वह किसको देता है, तीसरे ग्राहक को देता है, और फिर वह शेष के 1/5 से एक अधिक चौथे ग्राहक को बेचता है, और उसके पास अब कोई आम नहीं शेष बचता है। तो ज्ञात करें कि उसके पास कुल कितने आम थे। देखिए ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाएंगे तो पेपर में आप समय बचा पाएंगे, नहीं तो आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आप हमेशा बनाइए ऑप्शन से। नंबर सिस्टम में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे बुक में रेशियो में भी डाले हुए हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ फ्रैक्शन का यूज हुआ है इसलिए इसको रेशियो से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान रखिए, हम यहाँ पर ऑप्शंस लिखते हैं कि मेरा ऑप्शन क्या है। तो पहला ऑप्शन मेरा है 12, दूसरा ऑप्शन मेरा है 14, तीसरा ऑप्शन है 15, और ये है 13, और ए में क्या है आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब बात को समझिएगा, देखिए है क्या कि हमें फर्स्ट में जो वो सेव दे रहा है, सॉरी आम जो दे रहा है, वो क्या दे रहा है, जितना उसके पास था उसका आधा और एक अधिक। तो अगर हम इन दो ऑप्शंस को लेके चलेंगे तो ये स्टार्टिंग में दशमलव आ रहे हैं, ये स्टार्टिंग में दशमलव आ रहे हैं, तो इन दो ऑप्शंस को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आधा करना है तो आधा करेंगे, तो इन दोनों में से किसी करेंगे। चलिए अब ये इसका आंसर है। अब चूंकि हमको आंसर पता है, आपको करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, हम इसको समझाते हैं, उसी तरह से इस पर भी अप्लाई कर लीजिएगा। बोला क्या गया था कि जितने भी पहले ग्राहक को क्या देता है, जितना वह सेव है उसका आधा प्लस एक अधिक, मतलब पहले ग्राहक को उसने 7 और 1 8 सेव दे दी।
ठीक है। टोटल सेव कितना था 12, 12 में से 8 सॉरी 12 नहीं 14 हमने लिया, टोटल कितना है 14, 14 में से 8 दे दिया तो शेष कितना बचा 6। अब कह रहा है कि जो शेष बचा उसका 1/3 प्लस 1 सेव दिया, तो 6 का 1/3 करेंगे तो 2 और 1 3, 3 सेव दे दिया। दूसरे ग्राहक को सेकंड वाले को, ये फर्स्ट वाले को दिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाले ग्राहक को दिया। अब चलिए अब टोटल सेव 8 3 11 इसने दे दिया, 8 3 11 इसने दे दिया, तो 14 में 11 दे दिया तो बचा कितना 3। अब इसका 1/4 प्लस 1 सेव यो दे रहा है किसको, तो तीसरे ग्राहक को, थर्ड ग्राहक जो है उसको दे रहा है। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो भैया ये क्या आ जाएगा, तो 0.75 प्लस 1 अर्थात 1.75 से वो दे देगा किसको, तीसरे ग्राहक को। अब बात आती है चौथे ग्राहक को, तो चौथे ग्राहक को क्या दे रहा है, तो जो सेव बच जा रहा है शेष, तो 8 3 11 1 12.75, तो 14 में से 12.75 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.25, तो 1.25 का 1/5 मतलब कर रहा है 1/5, जो शेष बचा उसका 1/5 प्लस 1 सेव दे रहा है, तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 0.25 प्लस 1 दे दिया, तो लास्ट में कितना दे दिया 1.25। अब बात को समझिएगा, 3 पहले को दे दिया, पहले को 8 दे दिया, दूसरे को 3 दे दिया, 8 3 11 और फिर 1.75 दे दिया, तो 12.75 और फिर 1.25 दे दिया, तो टोटल 14 का 14 आम तो वो दे ही दिया, तो लास्ट में उसके पास शेष कितने आम बच गए, तो शेष आपके 0 आम बच गए। तो आपसे यही से पूछ रहा था कि जब आम वो टोटल देता है तो लास्ट में उसके पास आम एक भी नहीं बचता है, मतलब आम की संख्या कितनी हो जाती है शेष, तो प्रारंभ में कितना आम था, तो प्रारंभ में आम की संख्या कितनी थी 14। तो ध्यान रखिएगा, आप अन्य ऑप्शंस पर भी चेक करिएगा, ये कैलकुलेशन है फटाफट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन से आप करेंगे तो क्वेश्चन आपका जल्द सॉल्व होगा। हाँ देखिए यहां पर क्या था कि शेष वर्ड का प्रयोग किया गया था, अगर शेष वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया होता तो फिर उस केस में आप डायरेक्टली क्वेश्चन को बनाते तो समय आपका बचता, लेकिन अगर शेष वर्ड का प्रयोग कर दिया गया है तो आप ऑप्शन से बनाइए, इससे बेहतर तरीका और आपको नहीं है, बेहतर तरीका आप अप्लाई करें, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए जल्दी से इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी से साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए मिटाते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और इसको करते जाइए, इतना आप कर लेंगे ना तो फिर आपसे भैया क्वेश्चन छूटेगा नहीं पेपर का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 126 प्रति किलोग्राम की चाय और 135 प्रति किलोग्राम की चाय को किसी तीसरे नस्ल की चाय से 1:1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अगर मिश्रण का मूल्य 153 प्रति किलोग्राम है तो तीसरे नस्ल की चाय प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। अब आराम से समझिएगा, देखिए पहला नस्ल, दूसरा नस्ल और तीसरा नस्ल, 3 नस्ल के चाय हैं जिनका रेशियो क्या है 1:1:2 है, मतलब 1 केजी इसका ले रहा है तो 1 केजी मात्रा इसका ले रहा है और 2 केजी मात्रा इसका ले रहा है, तो टोटल मात्रा मेरा कितना हो गया 4 केजी। समझ लो, केजी ग्राम जो भी मानना है मानना, हमने एक यूनिट मान ली, ठीक है। इसका रेट क्या है, तो इस पहले वाले नस्ल का रेट है 126 रुपया, दूसरे वाले का रेट क्या है 135 रुपया। अब इसका हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं कि 100 रुपया रेट है, मान लेते हैं 1 रुपया रेट है, लेकिन जो टोटल मिश्रण तैयार हो रहा है ना उसका रेट क्या है 153 रुपया। तो आप डायरेक्ट हमें बताओ 126 रुपये का 1 केजी आप लेंगे तो रेट तो 126 होगा लगेगा ना आपका, 135 का 1 केजी लेंगे तो 135 रुपया लगेगा, 100 रुपये का 2 केजी लेंगे तो 2x लगेगा। अब टोटल ये 4 हो गया जिसका रेट क्या है 153, तो 4 12 की 2 कैरी 1, 5 का 20 21 कैरी 2 और 4 और 2 क्या 6, 612 हो गया। तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 612 में से घटा दीजिए, तो 6 और 5 11 की 1, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6 और 1 और 1 ये कितना हो गया 2। अब यहां से कैंसिल करेंगे तो भैया मेरा क्या आ जाएगा, तो देखिए यहां से ये 1 से 1 गया 1 हो गया और ये आपका 11 से 6 जाएगा 5 हो जाएगा और ये हो गया 5, तो 5 में से 2 गया ये 3 हो गया। अब ये 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये एक बार में ये 7 दूनी 14
5 गुनी 10.5, 175.5 जो है ये तीसरे किस्म का क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, विशेष कुछ नहीं था, जल्दी से इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि श्रीमान पंडित के पास 950 सोने के सिक्के हैं, 950 सोने के सिक्के हैं, जिन्हें उन्होंने अपने 3 बेटियों में बांट दिए, जिनके नाम, ये ललिता है, थोड़ा मिस्प्रिंट है देख लीजिएगा, ललिता, अमिता और नीता है। ललिता, अमिता और नीता उनकी 3 पुत्रियां हैं, जिनको वो सोने के सिक्के बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, ललिता ने 25 सोने के सिक्के अपने पति को दे दिए, 25 सोने के सिक्के उसने अपने पति को दे दिए। अब क्या हुआ, अमिता ने 15 सोने के सिक्के दान कर दिए, अमिता दान कर देती है। फिर कौन है, नीता ने 30 सोने के सिक्कों से अपने लिए आभूषण बनवाती है, वो अपने ज्वेलर्स बनवा लेती है। अब उसके पास बचे हुए सिक्कों का अनुपात जो है वो 20:73 अनुपात क्या है, 83 है। तो भैया थोड़ा समझिएगा, कौन कौन थी, ललिता, ललिता, अमिता और नीता, ललिता, अमिता और नीता, इनके पास जो सिक्के बचे उसका रेशियो क्या है, तो 20:73 लेकिन पंडित जी के पास स्टार्टिंग में कितने सिक्के थे, तो टोटल सिक्के थे 950। अब 950 सिक्के में ललिता ने अपने पति को कितने सिक्के दे दिए, तो ये 25 दे दिए। फिर ये अमिता जो है इसने कितना दे दिया, 15 सिक्का दे दिया। और जो नीता है उसने क्या किया, 30 सिक्का, ध्यान रखिए, ये आभूषण बनाई है, ये दान कर दिया और ये अपने पति को दे दिए। तो टोटल कितने सिक्के इसमें से निकल गए, तो देखिए ये आपके हो गए 40, 70, तो 70 सिक्के इसमें से निकल गए। तो टोटल सिक्के बचे कितना, 880। और जो सिक्के बच गए उन्हीं का रेशियो ये वाला है, जो सिक्के बच गए उन्हीं का रेशियो आपका ये वाला है। तो डायरेक्ट आप कंपेरिजन करिए, तो बोलिए 880 का कंपेरिजन हम किससे करेंगे, इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 8, 7, 15, 15 2 17, ठीक है, मतलब 170 और 3 और 3 6, मतलब ये टोटल 176 हो गए। अब हमें किसका सिक्का निकालना है, तो कह रहा है श्रीमान पंडित ने अमिता को कितने सिक्के दिए थे ये बताना है, अमिता को। तो अमिता को 73 सिक्के दिए थे, ध्यान दीजिए टोटल 73 सिक्के दिए थे, लेकिन टोटल 73 सिक्के दिए थे, लेकिन कब, ये सिक्के निकालने के बाद ना, ये सिक्के निकालने के बाद ना, ये रेशियो कब का है, जब ये सिक्का निकल जाता है तब का है। तो आप 73 से गुना किए, लेकिन इसने जो 15 सिक्के दान में दिए थे, ये भी तो सिक्का इस 950 में शामिल था। तो पंडित जी ने कितना दिया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप भैया इसमें क्या करेंगे, 15 आपको अलग से ऐड कर देना होगा। तो इससे ये कितने बार में जाएगा, तो इससे ये 17 5 85 6 5 30, 5 बार में चला जाएगा। तो यहां से करेंगे 5 3 15 की 5 कैरी 1, 7 5 35 आए 36 और प्लस 1 15 आपका हो गया। तो 5 5 10 की 0 8 380। तो टोटल जो आपको अमिता को सिक्का मिला है श्रीमान पंडित के द्वारा वो कितना है, 380 सिक्का है। तो यही क्वेश्चन था, बेसिक। देखो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बेसिक ही क्वेश्चन है, बस भाषा थोड़ा सा लपेट करके पूछा गया है, और भाषा ही पेपर में लपेट करके पूछा जाता है, कंसेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा। और वहां आप लोग ध्यान नहीं देते, आप भाषा में फंस जाते हैं, फिर आपको दिक्कतें होती हैं। तो चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी से नोट करिए, चलिए मिटाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेरा 6 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु का मुख्य लागत जो प्राइम कॉस्ट है, उसको बनाने में जो लागत लगती है उसके कच्चे माल की लागत से 3 गुना है। ध्यान रखिएगा, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा माल है उसका लागत जो है उसको बनाने में, हम बनाना, मुख्य लागत करने का मतलब बनाना लिखते हैं, बनाने में,
बनाने मतलब मैन्युफैक्चर करने में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब बनाने की लागत, बनाने में जो लागत लगती है इसकी कितनी गुनी है भैया, 3 गुनी है। मतलब अगर यहाँ पर 1 रुपया लग रहा है ना, तो यहाँ पर कितना रुपया लग रहा है आपका, 3 रुपया लग रहा है। अगर यहाँ पर 1 रुपया लग रहा है तो यहाँ पर कितना रुपया लग रहा है, 3 रुपया लग रहा है। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि कच्चे माल की लागत को 5:12 के अनुपात से बढ़ा दिया गया था और उत्पादन खर्च को 4:5 के अनुपात में बढ़ता। उत्पादन खर्च मतलब क्या, उत्पादन खर्च मतलब बनाने में जो कॉस्ट लगता है उसको। अब कह रहा है कि 6 की वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अगर 6 रुपए की कोई वस्तु है तो उसका लागत मूल्य 6 की वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। मतलब अगर 6 रुपए की कोई वस्तु है बनी हुई है तो उसका नया मूल्य आपको बताना है कि क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। अब थोड़ा सा समझ देखिए, अगर 6 रुपया है, अगर ये 6 रुपया है, ये 6 रुपया मूल्य है इसका, तो टोटल मूल्य जो इसका आया होगा वो कैसे आया होगा भाई, तो वो आपका आया होगा टोटल मूल्य आपका आया होगा इसको और इसको मिलाने के बाद आया होगा। क्योंकि कच्चा माल 1 रुपया का, अब बनने में लागत 3 रुपया, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो इस पैसे को पहले हम डिवाइड कर देते हैं, किसमें डिवाइड कर देते हैं, तो इस पैसे को पहले हम डिवाइड करते हैं कच्चे माल में और बनाने की कॉस्ट में, ठीक है। कच्चे माल और बनाने की कॉस्ट में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 यूनिट का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, 6। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 1.5। कहने का मतलब कि 1.5 रुपया अगर रॉ मटेरियल्स होंगे, 1.5 रुपए के अगर रॉ मटेरियल्स होंगे, ठीक है, तो आपका फिर ये बनने में उसकी कॉस्ट क्या आई होगी, तो 4.5 आई होगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है, ये बात सभी क्लियर है। अगर कच्चा माल 1.5 रुपए का होगा तो जो बनाने में कॉस्ट आई है, रॉ मटेरियल्स जो लगे हैं वो आपको बनाने में कॉस्ट जो है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल्स, तो ये हो गया, ये आएगी। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है, तो ये रेशियो मत लिखिए, डायरेक्ट हमने इसको वैल्यू मत लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अर्थात ये बनाने में जो लागत है ये बढ़ जा रहे हैं। कैसे बढ़ जा रहे हैं, तो 5:12 के अनुपात में बढ़ जा रहे हैं। मतलब कितना हो गए, 12/5 गुने हो गए। कितने हो गए, 12/5 गुने हो गए। और जो आपका उत्पादन खर्च था, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, वो क्या हो रहा है, 4:5 से बढ़ जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 5/4 हो गया। ध्यान रखिएगा, 1:2 से बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 2 गुना हो गया होता है। तो अगर 3:4 से बढ़ गया, इसका मतलब क्या होता है, 4/3 गुना हो जाएगा ना। 2 बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करो तो 2 गुना हुआ, तो बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करो तो 4/3 गुना हो गया। तो वैसे ही 5:12 तो 12/5 गुना, 4:5 से बढ़ गया तो 5/4 गुना। अब इसको जोड़ेंगे तो यही तो नया कॉस्ट आएगा, उस वस्तु का। तो उस वस्तु का नया कॉस्ट क्या हो जाएगा, देखिए 5 से कितना बार में कैंसिल हो गया, तो 0.3, तो बढ़ती है 36, 3.6 ये हो गया। यहाँ 4 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 45 बच्चे क्या हो जाएगा, 225, देखिए 22.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दशमलव, यहां से करेंगे तो फिर ये आपका क्या बच गया, तो ये बच गया 2 बचा 25, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, देखिए 5 चौका 20, अब क्या बचा आपका 25, तो 6 चौका 24, 1 तो 10, तो 4 दूनी 8 और 5, ये आपका कॉस्ट अब आ जाएगा। अब टोटल इसको हम अगर ऐड करते हैं तो लगभग ये 2 डेसिमल को छोड़ भी आप सकते हैं, तो ये 8, देखिए 0, तो 5 2 6 6 12 की 2 कैरी 1, 5 3 8 है 9, लगभग 9.225 इसका कॉस्ट आ जाएगा, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो आप आंसर क्या मारेंगे, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस, और ये आपका इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा आप लोग
भारी लग रहा होगा, हो सकता है आप लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रहे हो, लेकिन इसमें विशेष कुछ नहीं है, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना था और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट, स्क्रीनशॉट आप सभी ले लें। चलिए बेटा, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है। और सीखिए इसे और विशेष क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार डिस्क का भार त्रिज्या के वर्ग के भांति बदलता है। जो भार है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुसार बदल रहा है, कि जो वेट है, जो भार है, वो अगर त्रिज्या का आप स्क्वायर करते हैं तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका वेट, ठीक है। अब कहा जा रहा है जबकि मोटाई समान बने रहते हैं, तो मोटाई कांस्टेंट है तो ये बात लागू हो रहा है। जब मोटाई के रूप में भी बदला जाता है तब त्रिज्या समान रहती है। अब जब त्रिज्या को कांस्टेंट करता है तो मोटाई मतलब हाइट होता है। मोटाई का मतलब क्या होता है? हाइट। ध्यान रखिएगा यहाँ, तो हाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? वेट का। जब रेडियस क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो इन दोनों बात को जब एक साथ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि आर स्क्वायर एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका भैया? तो वो आपका वेट का है। दोनों बात को एक साथ कर रहे हैं, दोनों बात को एक साथ कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आर स्क्वायर एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? आपका वेट का। तो भैया अब थोड़ा सा बताइए, क्या हम इसे ऐसे लिख दें? R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। दो हमने बना दिया, हमने क्या किया? इसे दो बना दिया क्योंकि दो डिस्क की बात यहां पर की गई है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके दो डिस्कों के मोटाई का जो रेशियो है वो 9:8 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है, जबकि पहले डिस्क का भार दूसरे डिस्क के भार का दुगना है। मतलब वेट जो है यहाँ आप W1 और W2 कर दीजिए, W1 और क्या कर दीजिए? W2 कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये R1 का होल स्क्वायर, इसका ये भाई गलती से हम लिख दिए हैं, इसको माफ करिएगा, ठीक है ना। H1 ही है ना, इस पर स्क्वायर कहां पर है? तो H1 और H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर H1 का वैल्यू क्या है? तो कह रहा है पहले वाले की मोटाई 9 है और दूसरे वाले की मोटाई क्या है? 8 है और ये R2 का होल स्क्वायर बराबर इसका वेट इसका डबल है। तो ध्यान रखिए ये 8 दूनी 16, ये 9 एकम 9 हो जाएगा। तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया क्या? 16/9। तो R1 अपॉन R2 रूट करेंगे तो 4/3 अर्थात 4:3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4:3 आंसर है, आंसर हो जाएगा। इसमें विशेष कुछ नहीं था, इस प्रॉपर्टी को केवल यूज करना था। प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराए हैं और ये इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए। चलिए मिटाइए इसको, क्लियर है? आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ा इसमें कुछ नहीं है और धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। पीछे वाला जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सीट है वो भी अपलोड धीरे धीरे होगा, तो उसको भी आराम से आप लोग कर लेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है एक गड्ढा खोदने की लागत जो है वो 1347 रुपया है। जो लागत है वो 1347 रुपया, गड्ढा खोदने का लागत 1347 रुपया है। अब कह रहा है यदि प्रतिदिन की मजदूरी पुरानी मजदूरी के 1/8 तक बढ़ा दिया जाए। देखिए एक है पुराना मजदूरी और एक आपका बात हो रहा है नया मजदूरी का। तो 1/8 से बढ़ाने का मतलब है कि पुराना अगर 8 था तो 8 में 1 बढ़ गया, नया मजदूरी कितना हो गया? आपका 9। फिर कह रहा है कि कार्य दिवस की लंबाई को, मतलब कार्य करने के समय को, टाइम को पुरानी अवधि से 1/20 तक बढ़ा दिया गया। मतलब 1/20 तक बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले यदि 20 था तो 20 में 1 बढ़ के अब कितना हो गया? 21 हो गया। क्लियर है? तो आपसे कहा जा रहा है कि अनुमानित लागत कितनी होगी। अब देखिए पहले कॉस्ट क्या आता था? तो पहले कॉस्ट आता था 160, लेकिन अब कॉस्ट क्या आता है? तो अब कॉस्ट आता है 189। अब ये जो कॉस्ट है वो कब का कॉस्ट है? तो पहले का कॉस्ट है। तो इसका कंपैरिजन हम किससे कर लेंगे? तो पहले वाले से कर लेंगे, 160 से कर लेंगे, और गुना हम किससे करेंगे? बाद से। तो 189 बाद से करेंगे। अब देखिए यहां से कितना बाद में कटेगा, बात को थोड़ा सा समझिएगा।
तो ये लगभग लगभग अगर हम देखते हैं तो 16 नवा 144, 16 नवा 144, 144 मतलब मान लेते हैं कि ये 9 बार में जाएगा लगभग लगभग, तो ये आएगा डाटा जो इसके बहुत नजदीक है, मतलब 9 से कुछ कम ही होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये 9 है। अगर 9 है और इससे हम गुना करते हैं, देखते हैं कि इसके अप्रॉक्सीमेट कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये तो डायरेक्ट ही आप देख करके बना सकते हैं, बनाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। सारे के सारे ऑप्शंस जो है ना वो आपके कम दिए गए हैं, इससे कम दिए गए हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि पुराने से नया वाले का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो आंसर हमेशा इससे बड़ा आएगा, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो आप नन ऑफ दिस इसमें मारेंगे। भैया इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप केवल इस डाटा को देख करके और इस रेशियो को देख करके ही बता सकते थे कि इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ऐसे आंसर आप इसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करें। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में चूंकि आराम आराम से सब चीजें समझाई जा रही है, लगभग लगभग हमको लगता है कि 35 मिनट के आसपास में लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया, इसको थोड़ा देखा जाए। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री में कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और क्लर्क 3 है। एक कुशल है, एक कुशल है, एक अकुशल है और एक क्लर्क है। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, समझिएगा। कह रहा है कि 8-5-1 के अनुपात में भर्ती किया था, मतलब इनका जो नंबर है, इनका जो संख्या है वो क्या है, रेशियो में 8:5 किसमें, 1 में। और इन तीनों का परिश्रमिक मतलब इनको जो पेमेंट दिया जा रहा है, ठीक ना, वो पेमेंट का रेशियो क्या है, जो पेमेंट दिया जा रहा है उस पेमेंट का रेशियो क्या है, तो 5:2 आपका क्या है, 3 है। 5:2 क्या, 3 है। अब कह रहा है कि 20 अकुशल मजदूर की कुल दैनिक मजदूरी, 20 अकुशल मजदूर, देखो यहाँ रेशियो में 5 दिया है, लेकिन ये संख्या में रियल में है कितने, 20 है। कितने, 20। इनकी टोटल मजदूरी जो है वो कितनी है, तो 318 है। टोटल मजदूरी कितनी है, 318 है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, टोटल मजदूरी हम निकालते, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 यूनिट का वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 होगा। आप इसमें 4 से गुना करेंगे ये 32 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे ये 4 होगा, फिर फाइनली यहाँ गुना करेंगे तो ये कट ही जाएगा। इसलिए आप इसे गुना करें ना करें कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, डायरेक्ट आप गुना करिए कि 8 आदमी है, सबको 5-5 रुपया मिल रहा है, तो मिलेगा कितना, 40। अब देखिए 5 आदमी है, सबको 2-2 रुपया मिलेगा, तो मिलेगा टोटल पैसा कितना, 10। एक आदमी है, सबको 3 रुपया मिल रहा है, तो मिलेगा कितना, 3। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 53। कितना हो गया, 53। अब हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है किसका, तो अब हमारे पास दिया हुआ है, तो आपसे पूछा कि प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की कुल भुगतान कितनी है, प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की कुल भुगतान कितनी है, तो भैया इससे ये 6 बार में चला जाएगा, इससे ये 6 बार में चला जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 6 हो गया। तो बोलिए 40 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 गुने 40 बराबर ये 240 हो जाएगा। 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 10 गुने 6 बराबर ये 60 हो जाएगा। और 3 यूनिट का वैल्यू, तो 3 गुने 6 ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो 240, 60 और 18 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन में भी विशेष कुछ नहीं था, थोड़ा सा आपको रेशियो कैलकुलेट करना था, उसके बाद आंसर था। जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करें, जल्दी से आप सभी नोट करें इसे। चलिए बेटा 10 नंबर क्वेश्चन को रुक करते हैं। चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देखा है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 10 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पीतल, तांबा और जिंक की एक मिश्र धातु है। देखो पीतल जो है, पीतल किससे मिलके बनी है भाई, तो एक इसमें है तांबा और दूसरा इसमें क्या है, जिंक। ये दो चीजें से मिलकर ये बनी हुई है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा, जिंक और टीन से मिला है। एक कांसा है जो किससे मिला है, तांबा, जिंक और एक अन्य चीज इसमें है, वो क्या है, तो वो आपका टीन भी है। हम टीन यहां ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, इसमें तांबा का प्रतिशत कितना है, तो इसमें कह रहा है कि 80 है,
इसमें तांबा के प्रतिशत क्या है 4 है और इसमें टीन का प्रतिशत कितना है 16। ठीक है, अब कह रहा है कि पीतल और कांसे को एक संलयित पिंड में, मतलब दोनों से मिक्स करके एक पिंड बनाया जा रहा है, उसमें जो है मतलब मिक्सचर, यहां हम लिख देते हैं डायरेक्ट मिक्सचर, जो मिक्सचर रेडी हुआ उसमें 74% क्या है आपका तांबा है, 16% क्या है आपका, तो 16% जिंक है और 10% क्या है भैया आपका, 10% आपका ये टीन है, 10% आपका टीन है। तो कह रहे बताइए कि पीतल में तांबे और जिंक के साथ अनुपात क्या है, पीतल में तांबे और जिंक किस रेशियो में है वो आपको बताना है। तो भैया एक बात बताओ, पीतल में क्या बोला कि तांबा और जिंक ही केवल है, इसका क्लियर मतलब है कि टीन उसमें 0% होगा, बोलो हाँ या ना, टीन 0% होगा। तो अब यहां से एलिगेशन अप्लाई कर लो क्योंकि तीनों डाटा आपको मिल गया है। तो देखिए समझिएगा, ये पीतल वाला कांसा वाला, पहले हम यहाँ पीतल ले रहे हैं फिर हम यहाँ कांसा ले रहे हैं, कॉल लिख देते हैं। तो पीतल में टीन की मात्रा कितनी है 0% और कांसा में टीन की मात्रा कितना है 16%। लेकिन जो मिक्सचर रेशियो जो बना उसमें आपका रेशियो कितना है 10। तो यहाँ क्या आ गया आपका 6 और यहाँ क्या आ गया 5, सॉरी 10, 6 और 10, 5 और 10, तो ये कैंसिल होगा तो ये 5 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो जो मिक्सचर बने उसमें पीतल की मात्रा यदि 3 ली गई है तो कांसा की मात्रा कितनी ली गई है 5, मतलब मिक्सचर का जो रेशियो है वो क्या है 3:5। ये तो आपका निकल के आ गया। अब देखिए, अब आपको निकालना है क्या कि तांबा की मात्रा पीतल में कितनी। चलिए पहले हम तांबा निकालते हैं। तो तांबा की मात्रा तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन कांसा में तांबा कितना है भैया 80% है और यहाँ टोटल कितना है 74% है। और क्वेश्चन के अनुसार हमें पता है कि इन दोनों का रेशियो जो है वो 3:5 क्या है 5। अब बात को समझेंगे, इधर से जब हम घटाएंगे तो मेरा डाटा रियल में कितना आ रहा है 6, तो 6 जो डाटा है इस डाटा का क्या है भैया डबल है, तो इधर भी इस डाटा का डबल होगा, तो इस डाटा का डबल ये होगा तो कितना होगा 5 दूनी 10। अब हमें ये बात बताइए कि इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या लेना है 10 रखना है, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या रखना है 10 रखना है। तो यहाँ क्या आएगा, तो 74 में से 10 घटा दीजिए, क्या आएगा 64% आएगा। 64%। आप ये कह सकते 84% नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर जो है आप एलिगेशन जानते हैं कि बीच में माध्य को रखा जाता है, इन दोनों वैल्यू के बीच वाला वैल्यू रखा जाता है। अगर इसे आप 84 मान लेंगे, इसे 80 मान लेंगे, तो 84 और 80 के बीच में 74 नहीं होता है, ये एलिगेशन के रूल को ही ब्रेक कर देगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप रखिएगा, जब भी रखिएगा डाटा, तो ध्यान में रखना होगा आपको कि इन दोनों डाटा के बीच में ये हो। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि 64% आपका इसमें क्या हो गया, 64% आपका तांबा हो गया। अब जिंक निकालना है, तो चलिए जिंक का भी हमें पता नहीं है, तो जिंक यहां पर आपका आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां तो हमें पता है ना कि 16% है, यहाँ 16% है, और जो मिक्सचर रेडी हुआ उसमें कितना है, सॉरी यहाँ 4% है, यहाँ 4% है, जो मिक्सचर रेडी हुआ उसमें 16% है। अब यहाँ से ले लीजिए तो ये कितना हो गया 12, और यहाँ से ये करेंगे तो मेरा रेशियो है कितना 3:5। देखो 3:5 ही है रेशियो, तो ये 3 का कितना गुना है 4 गुना है, तो यहाँ भी क्या होगा भैया 4 गुना हो जाएगा, तब 5 का ये क्या आएगा 20। तो अब हमें बताइए कि यहाँ क्या रखे कि उसमें से 16 घटाने पर 20 आ जाए, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 36%, अर्थात 36 में से 16 घटाएंगे क्या आ जाएगा 20, और 36 और 4 के बीच में भी 16 है, तो ये आपका 36% हो गया, मतलब जिंक कितना है 36% है। तो इनका रेशियो अगर परसेंटेज में आप बताएंगे तो 64% और 36% होगा। अगर यही रेशियो में दिया होता तो इन दोनों का फिर हम रेशियो निकाल करके बोलते। तो यहाँ आपसे प्रतिशत में पूछा गया है, तो 64 और 36 यही आंसर होगा। हम पूरा डिटेल बता रहे हैं, 64 निकालने के बाद हमें पता चल गया था कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन चूंकि आपको पूरी चीजें सिखानी है, इस वजह से डिटेल में सारी बातों को लिख रहे हैं। चलिए जल्दी से इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट फास्ट एकदम नोट करिए। चलिए मिटा दे, मिटा दिए जाए जल्दी जल्दी। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, और जितना आपको सेट में क्वेश्चन मिलता है मोर देन सफिशिएंट, अगर उतना आप कर लेंगे तो इसमें
मेंस के भी क्वेश्चंस हैं, सीडीएस के क्वेश्चंस, बैंक पीओ के क्वेश्चंस, सारे अच्छे क्वेश्चंस हमने उठा करके टेस्ट में डाल दिए हैं। और इतना आप प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं तो वाजिब सा बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कहा जा रहा है कि a बाई बी बराबर है आपका c बाई डी का और बराबर है आपका e बाई एफ का। अब कह रहा है कि आप बताइए कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बात को ध्यान देना भाई, ऊपर वाले और नीचे वाले पद में सिमिलरिटी होनी चाहिए। ऊपर और नीचे वाले पद में सिमिलरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये रेशियो जो है ना वो एक कांस्टेंट है, जो भी है वो कांस्टेंट है, जो भी है वो कांस्टेंट है। तुम कुछ भी मान लो वो कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो हमने सहूलियत के लिए 1:1 ही मान लिया, तो ये कांस्टेंट है ना, तो जो ऊपर और नीचे सिमिलर डाटा वही तो कट करके इसके बराबर हो जाएगा, वही तो कटेगा और इसके बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको पूरी तरह से सिमिलर दिख रहा है। क्यों सिमिलर दिख रहा है? देखिए ये आपका 3c और ये आपका 5e है, और यहाँ पर आपका b प्लस 3d माइनस है 5a। तो देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो इसमें क्या है, ये सारे रेशियो आपस में बराबर है। इसका मतलब कि ऊपर वाला सारा पद सेम होगा और नीचे वाला सारा पद क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ b बराबर c बराबर e है, यहाँ पर सॉरी a बराबर c बराबर e है, और यहाँ पर b बराबर d बराबर आपका क्या f है। यही बात है ना। तो अब इसकी कोई भी वैल्यू आप लेते हैं, चलिए हम इसको मान लेते हैं कि सब जब a के बराबर ही है तो a प्लस ये भी 3a हो जाएगा और माइनस ये आपका 5a हो जाएगा। अगर ये b है तो ये भी b के बराबर हो जाएगा, 3b माइनस ये 5b हो जाएगा। अब ऊपर से a कॉमन लीजिए तो 1 प्लस 3 माइनस 5, नीचे से b कॉमन लीजिए 1 प्लस 3 माइनस 5, ये कैंसिल आ गया। पुनः ये क्या आ गया, a बाई b, और ये रेशियो भी कह रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ये वैल्यू भी रख करके बना सकते हैं 1:1, डायरेक्ट भी बना सकते हैं चेंज करके। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देखें कि ऊपर और नीचे सिमिलरिटी कहाँ है। जहां सिमिलरिटी है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इसमें बनाना नहीं होता है, डायरेक्ट चेक करिए और उस आंसर को टिक कर दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करें, मिटा दें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है। इसमें कहा जा रहा है कि 46,800 रुपए की राशि ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से बी और सी के संयुक्त हिस्से से 8:5 के अनुपात में। ए और डी का जो संयुक्त हिस्सा है, ए और डी का जो संयुक्त हिस्सा है और बी और सी के संयुक्त हिस्से से जो रेशियो है वो आपका क्या है भैया, तो 8:5 है। ये 8 क्या है 5 है। फिर कहा जा रहा है कि बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात, बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 क्या है 4 है। 5:4 क्या है 4 है। अब कह रहा है ए को 18,400 रुपया मिलते हैं। यदि ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर x है और सी और डी के हिस्से के बीच का अंतर y है, तो x माइनस वाई का आपको मान है। देखो बहुत मतलब एक तरह से देखोगे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन से बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में विशेष कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो हम चूंकि x इसमें दिया है तो अब इसको x नहीं मानेंगे, सहूलियत के लिए मान रहे हैं, मानने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए चलो हम इसको मान लेते हैं 5k। हमने इसको 5k मान लिया, इसको हमने 4k मान लिया, तो भैया दोनों मिलकर 9k हो जाएंगे। इसका मतलब इस रेशियो को भी छोड़ देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, बी और सी के पास 9k पैसा होगा, बोलो हाँ या ना। ये कह रहा है कि 5 और 4 के रेशियो में, तो यहाँ 9k पैसा होगा ना बी और सी के पास, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 9k होगा। लेकिन k के फॉर्म में ए और डी के पास पैसा कितना हो, तो बोलो 9k पैसा है, 9k पैसा है, तो 9k का कंपेरिजन किससे 5 से, क्योंकि ये बी और सी का फिक्स हमने वैल्यू लिया, बी और सी का हमने वैल्यू फिक्स लिया, तो रेशियो वैल्यू कितना है 5, तो 9k का कंपेरिजन किससे करेंगे 5 से। अब हमें ए और डी का वैल्यू चाहिए, तो ए और डी का वैल्यू कितना है 8, तो 9 8 72 के बट्टे 5, और ये आपका क्या हो गया 9k।
अब देखो ए बी सी डी सब इसमें आ गया, अगर इसको जोड़ेंगे तो सबको टोटल पैसा कितना मिल रहा है क्वेश्चन के अनुसार? 46,800 रुपया मिल रहा है, 46,800। अब देखो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ना पाचे 45, अब 45 प्लस 72 क्या हो जाएगा? 117 के अपॉन क्या हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू 46800। यहां से कैंसिल हो गया कितने बार में? 4 बार में, 400 बार में चला गया। तो के का वैल्यू कितना आ गया आपका? के का वैल्यू आ गया आपका 2000। के का वैल्यू कितना आ गया? 2000। तो अब ध्यान रखिएगा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2000 गुने 5 ये आपका 10,000 आ गया, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 2000 गुने 4 ये कितना आ गया आपका? 8000 वैल्यू आ गया, 8000 वैल्यू आ गया। उसके बाद अब हमें किसका वैल्यू चाहिए? ए का वैल्यू तो पहले से दे रखा है, ए का वैल्यू पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है? 18,400, 18,400 दे रखा है, 18,400 दे रखा है। तो अब हमें किसका वैल्यू चाहिए? तो अब हमें डी का ही तो वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जोड़िए 10,000 और 8,000, 18,000 और 18,000 36,000, 36,400। तो टोटल मेरा पैसा था 46,800, इसमें से 36,400 यदि हम घटा दें तो ये मेरा क्या आ जाएगा भैया? तो आप बोलेंगे कि सर ये मेरा 10,400 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब डी के पास जो पैसा है वो कितना है? 10,400 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के हिस्से का अंतर x है, x है। तो x किसका अंतर? ए और बी का। तो ए के पास पैसा कितना है? 18,400, और बी के पास पैसा कितना है? 10,000। तो 18,400 में 10 जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका? 84। अब y किसका अंतर है? b और d का। तो b के पास पैसा कितना है? 8,000। b और d और c का अंतर है, ये a और b का अंतर था, ये d और c का अंतर है। तो इसके पास 8,000 है, c के पास 8,000 है, और d के पास आपका क्या है? 10,400। तो 10,400 में 8,000 आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,400 आ जाएगा, 2,400 रुपया आ गया। अब इसी का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो 8400 में 2,400 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 6,000। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका 6,000 हो जाएगा, 6,000 रुपया इसका आंसर होगा। तो बस थोड़ा सा इसमें बातों को ज्यादा घुमाया गया था, क्वेश्चन में जान नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो जल्दी बना लेंगे, और नहीं तो उलझ जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, जल्दी से उठिए, फटाफट फास्ट होकर फिर आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग, और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए बेटा डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या कह रहा है, इसको दिखाइए। 13 नंबर में कहा जा रहा है किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं। छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं। देखिए तो छात्र कितने हैं? 8, जिसमें लड़कियां कितनी हैं? 3। तो गर्ल्स हो गई 3, तो बॉय कितने हो गए? 5, और दोनों मिलकर 8 हो गए। क्लियर है? अब कहा जा रहा है कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है। देखो लड़कों की संख्या के 1/3 10 से क्या है? कम है, 10 वर्ष से कम है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है लड़कियों की संख्या के 2/3 10 वर्ष से कम है। जो लड़की है इसकी संख्या का 2/3 जो है वो 10 वर्ष से क्या है भैया? आपका कम है, 10 वर्ष से कम है। कह रहा है कि यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बच्चों की संख्या, देखो ये कम दिया हुआ है लेकिन कह रहा है अधिक आयु वाले बच्चों की संख्या 260 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बढ़ेगी। तो इजी क्वेश्चन, देखो बात को समझना। अगर 1/3 कम है तो 2/3 अधिक होगा। क्लियर है? अरे 3 में से एक लड़का यदि 10 से कम है तो 3 में से 2 लड़का 10 वर्ष से अधिक आयु वाला होगा। अब देखो 3 में से 2 लड़की यदि 10 वर्ष से कम है तो एक लड़की क्या होगी? 10 वर्ष से अधिक होगी। क्या ये अधिक वाला फ्रैक्शन हो गया? अधिक वाला फ्रैक्शन हो गया। अब डायरेक्ट आप इसको निकालो। देखो ये अगर 5 का 2/3 निकाले तो क्या आएगा? 10/3। और अगर 3 का 2/3 निकाले तो भैया क्या आएगा आपका? 3 का ये 2/3 1/3 निकाले, 3 का 1/3 क्या आ जाएगा? 1।
तो ये दोनों जोड़ने पर, ये आपका लड़का और ये आपका लड़की, दोनों जोड़ने पर मेरा टोटल आ कितना रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल आ रहा है 260। टोटल कितना आ रहा है 260। तो देखिए 3 एकम 3, तो 13 बट्टा आपका क्या हो गया 3, 13 बट्टा 3 का वैल्यू हो गया 260। तो 13 दूनी 26, 20 तिहाई 60, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 60 आ गया। एक यूनिट का वैल्यू 60 आ गया। लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो लड़का 5 यूनिट है, तो 5 गुने 60, आपका आंसर कितना आ जाएगा 300। मतलब टोटल लड़के आपके कितने हैं भैया, तो टोटल लड़के 300 हैं। तो ये छोटा सा फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा परेशानी जैसी बात नहीं है। जल्दी से आप नोट करिए, जल्दी से फास्ट स्क्रीनशॉट ले लें, साइड में है। चलिए मिटाए डन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा यह गया है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, लड़कियां 5/12 है, मतलब गर्ल्स कितनी है 5 है। 12 में 5 अगर गर्ल्स है तो बॉय कितने हैं भैया 7, लड़के 7 है लड़कियां 5, ये तो निकल गया। अब कह रहा है कि लड़कों की कुल संख्या का 4/7, लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। लड़का देखिए, जो लड़का है इसका 4/7 लोग जो है ना 14 वर्ष से कम आयु के हैं, 14 से कम आयु के हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या का 2/5, लड़की की कुल संख्या का 2/5 जो है वो 14 या उससे अधिक है। 14 से अधिक वाले, 14 वर्ष से अधिक वाले लड़की कितनी है 2/5 है। अब कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है। 14 वर्ष से कम आयु वाला, तो देखिए ये तो कम सही है, लेकिन इसे कम में बदलना होगा, इसे कम में बदलना होगा। तो 5 में से 2 लड़की यदि 14 वर्ष से अधिक आयु की है, तो 5 में से 3 लड़की क्या होगी 14 से कम आयु वाली होगी। बोलिए हाँ या ना, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर सही बात है। तो अब क्या करिए, इस 7 का 4/7 निकालिए, तो 7 का 4/7 तो 7 चौक 28/7 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इस 5 का 3/5 निकालिए, 5 का 3/5 तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार आपको दे रखा है कितना, क्वेश्चन के अनुसार इसका वैल्यू 1120, 1120। तो यहां से कैलकुलेट करिए, देखिए 7 का 21 और 7 चौक 28, तो ये टोटल कितना हो गया 49, 21 28 49/7 बराबर 1120। यहां से कैंसिल हो गया 7 बार में, 7 से चला गया, 7 एकम 7, 7 6 42 जीरो, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 160। दोनों मिलके कितना यूनिट है, तो 5 और 7 कितना है 12, तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 गुने 160, तो ये 16 दूनी 32 2 और 16 3 19, 1920। तो टोटल जो आपके विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी वो टोटल आपका 1920 हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, फटाफट इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 जो मेरा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि A की आय B की आय का 2/3 है। A का आय जो है B की आय का 2/3 है। तो A और B की यदि आय का रेशियो का हम चर्चा करते हैं, आय के रेशियो का, तो भैया मेरा ये क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि A का व्यय B के व्यय का 3/4 है, तो ये 3:4 हो गया व्यय का, ये व्यय का रेशियो है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि B के आय का 1/3, B के आय का 1/3 A के व्यय के बराबर है, B के आय का 1/3, तो भाई सिंपल एक बात समझना, इसका कुछ कॉमन फैक्टर होगा, हमने उस कॉमन फैक्टर को x मान लिया, और इसका भी कुछ कॉमन फैक्टर होगा, हमने उस कॉमन फैक्टर को y मान लिया। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, आप कहीं से बिल्कुल मान सकते हैं। तो कह रहा है कि B के आय का 1/3, तो बोलो B का आय कितना है 3x है, तो 3x का 1/3 जब हम निकालते हैं
तो हमारा क्या आता है, तो आ जाता है मेरा ए का व्यय। तो बोलो ए का व्यय कितना है, 3y है, तो यहाँ ए का व्यय 3y लिख दो। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x बट्टे वाई का वैल्यू क्या आ गया, 3 बट्टे, मतलब x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 1 हो गया। मतलब इस x का वैल्यू 3 हो गया, इस x का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, और इस y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 का 9, मतलब इसका आय का रेशियो अब ये हो गया, ठीक है। और जो व्यय का रेशियो, ये अलग से लिखने का जरूरत नहीं था, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, 3 एकम 3 और ये 4 एकम 4। तो देखो 6 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्च कर दिया तो 3 बचाया, 9 रुपया कमाया, 4 रुपया खर्च किया तो बचाया कितना, 5। और यही आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का बचत क्या होगा, तो 3:5 होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो भैया मेरे आप सभी लोग एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन देख लिए। इसी तरह से सेट आपको डेली अपलोड होते रहेगा और डेली आप उसका डिस्कशन मेरे साथ करते चलिए। और हम देखिए 18 टेस्ट है टोटल रेशियो में और हर टेस्ट में 15 क्वेश्चन है, तो 18 × 15 कर लीजिए, 15 × 8 20 से 0, अब 15 12 27, 270 क्वेश्चन। 270 क्वेश्चन रेशियो के हैं। बुक्स में आपने लगभग 250-300 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो भाई 500-600 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर से। 250-300 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ बचेगा, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं। तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी पूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद मेंस वाला टेस्ट भी हम लेंगे, तो मेंस वाले टेस्ट का भी डिस्कशन होगा। तो चलिए इसी तरह से बने रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार करते हुए जय हिंद जय भारत।